Good morning, students. So in the last class we have completed up to atomic size, and in that lecture we will discuss about meaning of atomic size, factors affecting and variation of atomic size in modern periodic table. Next जो हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी. As its name suggests, ionization means something related with ion formation. और यहाँ जनरली जो आयन हम बनाते हैं, आयन हमें पता है किसी ऐसी स्पीशीज को कहा जाता है जिसपे प्लस या माइनस चार्ज. जिन पे प्लस चार्ज होता है दे आर नोन एज कैटायन, और जिन पे माइनस चार्ज होता है उनको एनायन कहा जाता है. तो जनरली यहाँ पे हम कैटायन बनाते हैं, और कैटायन बनाने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं किसी भी एटम को, दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी. तो जहां तक इसकी डेफिनेशन की बात है आयनाइजेशन एनर्जी की, तो आयनाइजेशन एनर्जी इज नथिंग बट इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. तो यदि इसकी मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो दिस इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन from an isolated gaseous atom. Isolated gaseous atom. यहां पे दो चीजें हैं जो आपने ध्यान रखनी है. फर्स्ट, मोस्ट लूजली बाउंड, एंड सेकेंड इज आइसोलेटेड गैसेस एटम. इन दो चीजों का मीनिंग हम समझ लेते हैं. मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन जिसपे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम लगता है, और जनरली ये इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, विच इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल और वैलेंस सेल ऑफ एन एटम. एंड नाउ व्हाट इज सेकंड टर्म, आइसोलेटेड गैसियस एटम. आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब है वो एटम जो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड ना बनाए, बॉन्डेड ना हो बेसिकली, उस एटम को कहा जाता है आइसोलेटेड. और ये एटम किस स्टेट में होना चाहिए, गैसियस स्टेट. अब इलेक्ट्रॉन हम सॉलिड से भी निकाल सकते हैं, लिक्विड से भी निकाल सकते हैं, बट हमने प्रेफर किया है गैस को. रीजन ये है कि गैसेस के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो बिल्कुल वीकेस्ट होते हैं. लोअर क्लासेस में आपने ये चीज पढ़ी हो. तो यदि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वहां पे वीकेस्ट है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए सबसे आसान रहता है. तो इस वजह से हमने क्या चूज किया है, गैसियस एटम. तो ये दो टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए. मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल और वैलेंस सेल, एंड आइसोलेटेड मींस नॉन बॉन्डेड स्टेट. वो एटम किसी दूसरे के साथ बॉन्डेड स्टेट में नहीं होना चाहिए. तो यदि इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई गैसियस एटम है ए, इसको हम मिनिमम जो एनर्जी देंगे ताकि यहां से मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए. ये जो एनर्जी हमने दी है, दिस एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी. ये जो एनर्जी है, एंड दिस एनर्जी इज नथिंग बट दिस इज मिनिमम. मिनिमम हम कितनी एनर्जी दें किसी एटम को कि वहां से जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो बाहर चला जाए, दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी. अब इसी आयनाइजेशन एनर्जी को जनरली हम बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है I(E1) से. the amount of energy required to remove first most loosely
बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। सिमिलर तरीके से हम सेकंड मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को भी निकाल सकते हैं, थर्ड मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को भी निकाल सकते हैं। तो उनको जो कहा जाता है उनको कहा जाता है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि जब मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तो वो इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन इस गैसियस फॉर्म से जाएगा। A प्लस गैसियस प्लस आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, यहां से एक इलेक्ट्रॉन और बाहर जाएगा, सो इट विल बिकम A2 पॉजिटिव गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन। और यदि मैं थर्ड की बात करता हूं तो A3 पॉजिटिव गैस प्लस I की थर्ड, दिस विल चेंज टू A3 पॉजिटिव गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। जो सेकंड स्टेप में हमने एनर्जी दी है दिस इज नोन एज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, और थर्ड स्टेप में जो एनर्जी हमने दी है दिस विल बी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो बेसिकली यदि मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करता हूं तो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, सेकंड मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। और इन्हीं को हम क्या कहेंगे, यदि फर्स्ट मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं दैट इज नोन एज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड मोस्ट लूजली बाउंड को बाहर निकालोगे वहां जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी दैट विल बी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। और यदि मैं थर्ड मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता हूं तो वो जो एनर्जी होगी दैट विल बी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और इन्हीं तीनों आयनाइजेशन एनर्जीज को कलेक्टिवली हम कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। तो एक चीज यहां से क्लियर है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी दैट विल बी एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक क्यों होगी, क्योंकि हमें एनर्जी देनी पड़ेगी किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इसको यदि हम कैलकुलेट करने की बात करते हैं कि हम इसको किस यूनिट में कैलकुलेट करेंगे, तो क्योंकि एनर्जी है तो एनर्जी को कैलकुलेट किया जाएगा आइदर इन द फॉर्म ऑफ किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, और in some cases we can also use electron volt. So this is a definition of ionization energy and what are the successive ionization energies. एक चीज हमें यहाँ पे पढ़नी है, what is the order of these three ionization energies. इन तीनों ionization energies में सबसे ज्यादा कौन सी होगी, उससे कम कौन सी होगी और सबसे कम कौन सी होगी। तो यदि इस चीज को आप ध्यान से देखोगे तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर जाएगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो एटम था पॉजिटिव चार्ज आने से सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ता है, और इलेक्ट्रॉन पे भी ये फर्क पड़ेगा कि इस पे जितना प्लस चार्ज आएगा उतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो जाएंगे। तो यदि मैं फर्स्ट केस की बात करता हूं तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है। सेकेंड केस की यदि मैं बात करूं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं और यहां से यहां जाने पे 3 इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या जो न्यूक्लियर चार्ज है वो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा तीनों केसेस के अंदर। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होंगे वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा दैट विल बी इंक्रीज्ड, क्योंकि जो नेगेटिव पार्ट है वो कम होता जा रहा है और जो पॉजिटिव पार्ट है वो उतना ही है। तो अट्रैक्शन जो होगी इलेक्ट्रॉन्स पे वो इंक्रीज होगी फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इसका मतलब ये है कि इस A2 पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा दैट रिक्वायर्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू कन्वर्ट A3 पॉजिटिव। तो यदि मैं तीनों सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज के ऑर्डर की बात करता हूं तो ऑर्डर इनका जो आएगा दैट विल बी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, इट विल बी ग्रेटर देन सेकंड एंड दिस विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन। एक चीज तो आपने ध्यान कि जो हायर आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो हमेशा लोअर आयनाइजेशन एनर्जी से बड़ी होगी। बड़ी क्यों हुई है उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन घटेंगे वैसे वैसे
न्यूक्लियर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का वो इंक्रीज होगा रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पे, और यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उस केस में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो ज्यादा देनी पड़ेगी। नेक्स्ट यदि हम बात करें व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, so this is introductory part. What is ionization energy, what are successive ionization energies, and what is the order of successive ionization energies. So next यदि हम बात करें factors affecting ionization energy, factors affecting ionization energy, factors affecting ionization energy. इस चीज को ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे फैक्टर्स को कोरिलेट करने से पहले जो एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में, जिस इलेक्ट्रॉन को हम निकाल रहे हैं मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे केस में जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी, और यदि अट्रैक्शन कम है तो एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी की यदि मैं बात करता हूं, so this ionization energy, this will be directly proportional to, अब अट्रैक्टिव फोर्सेस को जो डायरेक्ट मेजर करता है वो हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना ये स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही अट्रैक्शन क्या होगी आपकी न्यूक्लियस और वैलेंस सेल में ज्यादा होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक साइज के साथ कैसे रिलेट करता है, इट विल रिलेट इनवर्सली, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जेड इफेक्टिव एटॉमिक साइज के साथ इनवर्स रिलेट करता है। तो यदि मैं मेजरली इन दो फैक्टर्स की बात करता हूं तो आयनाइजेशन एनर्जी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और साइज के साथ क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जितना ज्यादा साइज स्मॉल होगा किसी एटम का, अट्रैक्शन जो होगी न्यूक्लियस की वैलेंस सेल पे उतनी ही स्ट्रॉन्ग लगेगी और वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो फिर ज्यादा देनी पड़ेगी। लास्ट जो फैक्टर है, this is directly proportional to stability of electronic configuration. Electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जनरली हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज फुली फिल्ड, second is half filled, and third is partially filled. तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इसी ऑर्डर में वेरी करती है। यदि कोई कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और कोई भी एटम अपनी स्टेबिलिटी को लॉस नहीं करना चाहेगा। तो यदि आप उसकी स्टेबल स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। उसके बाद हाफ फिल्ड और फिर पार्शियली फिल्ड। फुल्ली फिल्ड का मतलब है उस एटम में जितनी भी ऑर्बिटल्स हैं वो सारी की सारी कंप्लीटली फिल्ड होनी चाहिए। जनरली जैसे नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे नियोन है हमारे पास 1s2 2s2 2p6, all orbitals are completely filled। हाफ फिल्ड जैसे नाइट्रोजन है 1s2 2s2 2p3, जो वैलेंस सेल है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे बट यहां एग्जैक्टली 3 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो दिस इज हाफ फिल्ड। और पार्शियली फिल्ड एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है जो ना तो फुली फिल्ड होता ना हाफ फिल्ड होता। जैसे मान लीजिए हम ऑक्सीजन की बात करें 1s2 2s2 2p4, तो दिस विल बी ए पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो आयनाइजेशन एनर्जी मेनली इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जेड इफेक्टिव, साइज
एंड स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके अलावा आप जेड इफेक्टिव के बेसिस पे ही आयनाइजेशन एनर्जी को स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, बट उसकी हमें दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हम जब भी बात करेंगे हम अकॉर्डिंग टू जेड इफेक्टिव बात करेंगे, क्योंकि जेड इफेक्टिव का एक रिजल्ट हमने लिखा था, जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा। तो यहां से हम जेड इफेक्टिव और सिल्डिंग को रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। So these are the factors affecting ionization energies. Next यदि हम बात करें variation in modern periodic table, variation of ionization energy in periodic table। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इन ए पीरियड। तो पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, हमने पढ़ा था कि जो जेड इफेक्टिव होगा हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज करता है। तो यदि जेड इफेक्टिव हमारा इंक्रीज करेगा तो साइज हमारा क्या कर जाएगा, डिक्रीज। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि साइज डिक्रीज करेगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज किया है, तो आयनाइजेशन एनर्जी हमें पता है इनके साथ कैसे रिलेट करती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो अलोंग ए पीरियड हम क्या लिख सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस as we move along a period from left to right। सेकेंड यदि मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं और ग्रुप में जो हम वेरिएशन देखते हैं वो देखते हैं टॉप टू बॉटम। तो ऐसे केस में हमने देखा था कि जो जेड इफेक्टिव होगा ये या तो डिक्रीज करता था या हमारा ये नियरली कांस्टेंट रहता है। और जेड इफेक्टिव के साथ हमने डाउन द ग्रुप साइज की जो वेरिएशन देखी थी वो देखी थी हमने कि जो साइज होता है वो डाउन द ग्रुप आने पे इंक्रीज करेगा। तो यदि साइज इंक्रीज करेगा तो जो अट्रैक्शन फोर्स है वो हमारा डिक्रीज करेगा और आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या करेगी, डिक्रीज। इट मींस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम ionization energy will decrease, means less amount of energy is required to remove electron from the lower member of a group। तो इन दोनों चीजों को ध्यान से आपने देखना है। तो along a period जो ionization energy है वो हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और along a group या down a group ionization energy क्या करेगी, डिक्रीज। नाउ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेट करती हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, जनरली ऐसा काम करते हैं मेटल, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो मेजर करती है मेटालिक कैरेक्टर। कोई भी एलिमेंट कितना ज्यादा मेटालिक होगा दैट विल बी डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी जो है दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर। This will be inversely proportional to electropositive character. Metallic character is also known as electropositive character. And one more thing is there, reactivity of metal also depends on ease with which a metal lose electron. कोई भी मेटल कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो उसकी रिएक्टिविटी भी होती है।
तो यदि मैं रिएक्टिविटी के साथ भी आयनाइजेशन एनर्जी का यदि रिलेशन देखता हूं तो ये रिलेशन भी कैसा आएगा, दिस विल आल्सो कम्स आउट टू बी इनवर्स. इट मींस लोअर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, more will be the metallic character, more will be the electropositive character, and more will be the reactivity of metal. So ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी इफेक्ट करती है, जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में, तो इनको आप ध्यान से देखिएगा. मेटालिक कैरेक्टर इज नथिंग बट ये जो दोनों लिखे गए हैं, दीज आर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ही ज्यादा मेटालिक होगा, उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा. अब आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर सकता है, जिसके केस में हमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में एनर्जी क्या देनी पड़ती हो, कम देनी पड़ती है. तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है. नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि इसको हम कैसे यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर. और स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ एक पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है जो ऑपरेट करता है, तो उसका कहाँ यूज होगा हम उसको भी देख लेते हैं एक बार. यदि मान लीजिए मैं बेरिलियम एंड बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करता हूं, बेरिलियम एंड बोरोन, तो यदि इनको आप ध्यान से देखोगे तो नॉर्मली ये लेफ्ट टू राइट सेकंड पीरियड में होते हैं, और यदि आप साइज के बेसिस पे आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ऑर्डर आएगा दैट विल बी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन इज मोर एज कंपेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम. बट यदि इसको हम कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे देखें, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1s2 2s2, बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p1. अब ध्यान से देखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कराना है वो कराना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो 2 है दोनों स्टेट्स. यहां जो वैलेंस सेल है दैट विल बी 2s, यहां जो वैलेंस सेल है वो है हमारी 2p. अब हमने पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात की थी और वहां हमने ये ऑर्डर लिखा था कि जो s ऑर्बिटल होती है दैट विल बी मोर पेनिट्रेटेड टुवर्ड न्यूक्लियस एज कंपेयर टू p ऑर्बिटल. तो यदि इस केस में आप ध्यान से इस चीज को देखते हो तो 2s की पेनिट्रेशन पावर क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो ये न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा, और ज्यादा पास होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा यहाँ पे वो भी ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू 2p1. तो यदि मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करता हूं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी दैट विल बी ऑफ बेरिलियम, इट विल बी ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ बोरोन. ध्यान दीजिएगा इसको, पेनिट्रेशन इफेक्ट के बेसिस पे हमने इसको एक्सप्लेन किया. दिस विल बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट. सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब ध्यान से देखिएगा, अगेन ये भी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है तीनों, और लेफ्ट टू राइट जाने पे जो साइज है वो डिक्रीज होता है. तो यदि साइज डिक्रीज होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आना चाहिए दैट विल बी ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय नाइट्रोजन एंड फॉलोड बाय कार्बन. So this will be the order of first ionization energy. ऐसा होना चाहिए on the basis of size. But size से ज्यादा dominating factor यहाँ पे एक आता है that will be electronic configuration. अब इनका configuration लिख के देखिए एक बार. कार्बन का जो configuration आएगा that will be 1s2 2s2 2p2. It will be 1s2 2s2 2p3 and it will be 1s2 2s2 2p4. अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है दिस विल बी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, और इस चीज की हमने बात की थी कि जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं,
और कोई भी एटम अपना स्टेबिलिटी लॉस जो है वो नहीं होने देगा। और यदि आप फिर भी वहां पे स्टेबिलिटी उसकी डिस्टर्ब कराते हो तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके लिए देना पड़ेगा। तो यदि मैं यहाँ ऑर्डर की बात करता हूं तो नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है दैट विल बी ग्रेटर देन कार्बन एज वेल एज ग्रेटर देन ऑक्सीजन ऑन द बेसिस ऑफ फास्फेट कॉन्फिगरेशन। तो जो एक्चुअल ऑर्डर यहाँ पे आएगा आयनाइजेशन एनर्जी का दैट विल बी नाइट्रोजन फॉलोड बाय ऑक्सीजन एंड फॉलोड बाय कार्बन। दिस विल बी द एक्चुअल, ध्यान रखिएगा इस चीज। एक लास्ट एग्जांपल हम और देखते हैं जिसमें हम फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जीज को कंपेयर करेंगे। हमने लिया सोडियम एंड मैग्नीशियम, ध्यान से देखिएगा। तो हम इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं एक बार। दिस विल बी 1s2 2s2 2p6 3s1 एंड इट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2। इसका एटॉमिक नंबर 12 है और इसका एटॉमिक नंबर 11। हम क्या करते हैं, इसको आयनाइजेशन एनर्जी 1 दिया हमने, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल का, दिस विल बी रिमूव्ड। तो यहां जो बचेगा दैट विल बी 1s2 2s2 2p6 और ये किसका कॉन्फ़िगरेशन बचेगा, इट विल बी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन कम होने के बाद जो है। सिमिलरली हम यहां करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी हमने दिया इसको फर्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराया तो इट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s1 और ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगा दिस विल बी Mg+। अब हम क्या करते हैं, हम सेकंड इलेक्ट्रॉन और यहां से एक्साइट करते हैं, तो निकालते हैं उसको भी बाहर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी देंगे और ये जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा दैट विल बी 1s2 2s2 2p6 और ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा Mg2 पॉजिटिव। अब यहां जब आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के केस में, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन p सेल से बाहर जाएगा तो इट विल बी 1s2 2s2 2p5 Na2 पॉजिटिव। लेकिन जनरली ऐसा कभी होता नहीं। रीजन क्या है वही हमने देखना है। अब यहां यदि मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखता हूं सोडियम एंड मैग्नीशियम का, तो IE1 का जो ऑर्डर होता है दैट ऑर्डर विल बी मैग्नीशियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है दैट विल बी ग्रेटर देन सोडियम। उसका रीजन है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। यदि हम साइज की कंपेयर करें सोडियम मैग्नीशियम तो लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे जो साइज जो है वो डिक्रीज करता है। एक ही पीरियड का एलिमेंट है, पीरियड होगा हमारा थर्ड, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो थर्ड पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मैग्नीशियम का साइज कम होगा एज कंपेयर टू सोडियम, और साइज और आयनाइजेशन एनर्जी में जो हमारे पास रिलेशन आता है वो रिलेशन होता है इनवर्स। तो इस वजह से जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो मैग्नीशियम की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सोडियम। लेकिन यदि मैं IE2 की बात करता हूं, IE2 के केस में ये जो ऑर्डर है वो रिवर्स कर जाता है। अब इस चीज को आप ध्यान से देखो, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां जो कॉन्फ़िगरेशन आया है Na पॉजिटिव, दिस विल बी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियो, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट यहां जो कॉन्फ़िगरेशन आया है दिस विल बी ए पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और ये चीज हमने पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी होती है
दैट विल आल्सो अफेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है बेटा कुछ केसेस के अंदर। तो फुली फिल्ड की सबसे ज्यादा होती थी, फिर हाफ फिल्ड और फिर पार्शियली फिल्ड। तो फुली फिल्ड यहाँ पे हमारे पास आया है Na पॉजिटिव, तो इस वजह से जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है सोडियम की ज्यादा होगी मैग्नीशियम से। इन्हीं को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इनको हम ये भी बोल सकते हैं कि द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैग्नीशियम रिक्वायर लेस एनर्जी एज कंपेयर टू दैट ऑफ सोडियम, बट रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम require more energy as compared to magnesium, and this is due to stability of electronic configuration of Na positive ion. Na positive ion का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फुली फिल्ड है, इसी वजह से इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो इस तरीके से आप आयनाइजेशन एनर्जी को कोरिलेट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में कई सारी प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी, तो उनको एक बार आप सोल्व करके देखिएगा। ये जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं इनके अकॉर्डिंग होगा सब कुछ, तो इनको रिवाइज कीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।